Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करेंगे एक छोटे से मोटिवेशन के साथ में। देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या बोलता है। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वह ज़िंदगी में ज़रूर से सफल होता है। देखो यार, लाइफ का ना एक फंडा है। वो फंडा क्या है? हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक्स करने के बावजूद भी हमें पता है यार ये गलत है, और वो मिस्टेक दोबारा से हो जाती हैं। और यही चीज़ के अंदर अगर एक सुधार हो जाए तो सक्सेस यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो सक्सेस है वो ऑब्वियस ही बात है हासिल हो ही जाती है। करना क्या है, ज़िंदगी में मिस्टेक करो, हज़ारों मिस्टेक करो, लेकिन एक मिस्टेक जो करी है आज, ये जो मिस्टेक करी आज, जो ये गलती करी है, इस गलती को दोबारा से मत दोहराना। ये सेम मिस्टेक को दोबारा से मत दोहराना है। भले हज़ारों गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, सेम मिस्टेक जब दोबारा दोहरा दोगे ना, वो चीज़ आपको काफ़ी गिल्टी भी फील कराती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मिस्टेक करो, बहुत सारे मिस्टेक करो, लेकिन सेम मिस्टेक दोबारा मत करो। बहुत बड़ा चेंज आता हुआ नज़र आएगा कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर। स्टार्ट करेंगे अपने आज के इम्पॉर्टेंट डे के साथ में। तो 27 जुलाई को कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डे होता नहीं है जिसकी ज़्यादा चर्चा करें, लेकिन 26 जुलाई को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे होता है। तो हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब कारगिल विजय दिवस के बारे में आपको पता ही है, काफ़ी बार मैंने डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। देखो 1999 की बात है, इस साल कारगिल वॉर हुआ था और इस कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल करी थी। तो इसी युद्ध को यहाँ पे हम लोग एक तरीके से, जिस पे हमने जीत हासिल की है, इस पे जो हम लोगों ने विजय की प्राप्ति की थी, तो यहाँ पे इसी दिन का हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं जिसको हम लोग कारगिल विजय दिवस के नाम से जानते हैं। तो 26 जुलाई 2022 में जो ये विजय दिवस का सेलिब्रेशन है, ये बेसिकली 23वां विजय दिवस का सेलिब्रेशन है। इस दिन ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय के साथ साथ ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया। ये सब डिटेल से मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। ये जो पूरा वॉर था, ये युद्ध लगभग 60 दिन तक चला था और हमने यहाँ पे अपने काफ़ी सारे जवानों को खोया भी था। काफ़ी सारे जवान हमारे शहीद भी हुए थे इस वॉर के अंदर, जिनको हम लोग याद करते हैं कारगिल विजय दिवस पर। क्लियर हो गया। बाकी अगर आप लोग को इसके बारे में और डिटेल से जानना है ना, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं द हिंदू के वीडियो में एक डिटेल्ड डिस्कशन कर चुका हूँ। करना क्या है, यूट्यूब पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना 26 जुलाई 2022 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय दीपक यादव। जैसे ही आप लोग टाइप करोगे आपको ये वाला वीडियो मिलेगा, थंबनेल लगा हुआ मिलेगा। इसमें मैंने फर्स्ट आर्टिकल कारगिल विजय दिवस से संबंधित डिस्कस किया है। वहाँ पे पूरा का पूरा कारगिल वॉर आपको समझाया है कि कारगिल वॉर क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या रीजंस थे, और फिर कैसे यहाँ पर जीत हासिल हुई इंडिया की, कितनी प्रॉब्लम्स हमारे सोल्जर्स ने फेस करी हैं। वो सारी बातें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं। आप लोग चाहो तो एक बार जाकर इसको गो थ्रू भी कर सकते हो। नाउ आते हैं आगे। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से लिंक मिला है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल तक पहुँच जाओगे। अगर इस तरीके से टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, और अगेन सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन ही टाइप करना है। आपको प्रोफाइल मिलेगा, 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे, 7000 प्लस फॉलोवर्स हैं बेसिकली। वहाँ पे जाकर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हो। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिजी यात्रा के बारे में चर्चा की गई है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पीआईबी के अंदर कवर किया गया था। पीआईबी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इसको मैं चेंज करना भूल जाता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को करेक्ट बताता हुआ चलूँगा। जीएस पेपर 2 से आर्टिकल रिलेट हो पाएगा। सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं पहली बात, इशू क्या है, डीजी यात्रा न्यूज़ में क्यों आया। तो कंसल्टेटिव कमिटी मीटिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, ये होती है। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी जो पूरे के पूरे एयरलाइंस को मैनेज करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की एक कंसल्टेटिव मीटिंग होती है, और ये न्यू दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, और उसी मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया डीजी यात्रा के बारे में। तो डीजी यात्रा बेसिकली न्यूज़ में आ चुका है। तो न्यूज़ में आने का कारण यह है, कारण नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है डीजी यात्रा के बारे में एग्जैक्टली क्या है। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ डीजी यात्रा क्या है, कुछ फैक्ट्स बताऊँ,
तो यहाँ पे बेसिकली जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो डिजिटल वे में ट्रैवल करेंगे, ठीक है ना। पहले बहुत सारे पेपर्स वगैरह चाहिए होते थे। मान लो यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर कंट्री से या फिर दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे हो, एयरलाइन के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना, आप जहाज़ के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हो, तो प्लेन के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पेपर्स वगैरह चाहिए होते थे। बट करेंट टाइम पे डिजिट यात्रा के अंदर क्या है, आप डिजिटल वे में पूरा का पूरा ट्रैवलिंग कर सकते हो। जो भी यहाँ पे पेपर वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो जो ट्रैवलर्स हैं वॉन्ट नीड एनी पेपर टू बोर्ड फ्लाइट्स, यानी कि उनको कोई भी पेपर की आवश्यकता नहीं है। पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हुआ करती थी, बट ऐसा अब यहाँ पर नहीं है डिजी यात्रा के बाद में। उसके बाद यहाँ पे जो पैसेंजर्स की एंट्री है, एग्जिट है, वो सब यहाँ पर आप कह सकते हो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड होने वाली है, आधार कार्ड के बेसिस पर यहाँ पे की जाएगी, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें डिजिटल वे में यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, कि यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा फेशियल रिकग्निशन बेसिकली क्या है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मान लो एक व्यक्ति है, उसका जो फेस है ना बेसिकली वो यहाँ पे रिकग्नाइज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका फेस का रिकग्निशन किया जाएगा। अभी क्या होता है, एयरपोर्ट पे आप लोग एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह पर जा रहे हो, तो बहुत सारी चेकिंग होती है, बहुत सारा पेपर डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। लेकिन इस डिजी यात्रा इनिशिएटिव के अंदर क्या है ना, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आपका जो फेस है वो यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम के माध्यम से रिकग्नाइज किया जाएगा, और रिकग्नाइज करने के बाद में आप आराम से इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें डिजी यात्रा के अंदर होने वाली है, मतलब आपकी जो यात्रा है ओवरऑल वो बहुत आसान करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसान का मतलब है कॉन्टैक्ट लेस हो जाएगा, सीमलेस हो जाएगा, बहुत स्मूथली आप लोग यहाँ पर ट्रैवल कर पाओगे। और ये पूरी की पूरी यात्रा है ना, ये फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी, जैसा मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। पेपरलेस यात्रा होने वाली है, कॉन्टैक्ट लेस यात्रा होने वाली है, पेपर वगैरह की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। जो फेशियल फीचर्स हैं वो सब वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो लगी हुई होगी एयरपोर्ट पर, उसी के माध्यम से आप लोग आराम से यहाँ पर ट्रैवलिंग कर पाओगे। क्लियर हो गया, या आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से यहाँ पर ये फेशियल रिकग्निशन करवाया जाता है। आगे आते हैं, अब देखो डिजी यात्रा का फाउंडेशन क्या है, इसका जो बेस क्या है उसको समझते हैं। देखो इसको सेटअप किया गया था एज जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट वेंचर कंपनी की तरह इसको हम लोग लेकर आए थे 2019 में। अब जो डिजी यात्रा को बनाया गया था ना, ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग बनाया गया था। और इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम को बना सकें। डिजी यात्रा क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पे जो भी ट्रैवलर्स होंगे, जो पैसेंजर्स होंगे, उनको यहाँ पे जो परेशानी जो भी होती है ट्रैवलिंग को लेकर, वो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। एक सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस या फिर पेपरलेस ट्रैवलिंग वो आराम से कर पाएंगे। ये बेसिकली डिजी यात्रा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इस प्रकार से हर जगह पर टेक्नोलॉजी रहने वाली है और कहीं पर भी आप लोगों को रुकने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी भीड़ भाड़ हो आप आराम से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डिजी यात्रा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में चर्चा करें, कैसे लागू किया जा रहा है। तो फर्स्ट फेज में जब आप लोग देखते हो ना, तो डिजी यात्रा बेसिकली 2 एयरपोर्ट्स पर देखने को मिलेगा जहाँ पे अभी स्टार्ट किया गया, जैसे वाराणसी और बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगा अगस्त 2022 में एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में 5 और एयरपोर्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे पुणे हो गया, विजयवाड़ा हो गया, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद। मार्च नेक्स्ट ईयर अगले साल तक यहाँ पे इन सभी एरियाज़ के जो एयरपोर्ट्स हैं ना, यहाँ पर भी डिजी यात्रा वाला जो सिस्टम है वो लेकर आने वाले हैं। तो डिजी यात्रा को लेकर अभी डिस्कशन न्यू दिल्ली की मीटिंग के अंदर हुआ था कि हम लोग जल्दी से डिजी यात्रा को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी वजह से यहाँ पर डिजी यात्रा न्यूज़ में है। और जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगी सारे एयरपोर्ट्स को जहाँ पे डिजी यात्रा को लागू किया जाएगा। तो बेसिकली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस चीज़ को देखने का काम करेगी, इंश्योर करेगी कि ये सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं ना चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिफाई करने का काम करेगी कि कौन कौन से एयरपोर्ट्स पर डिजी यात्रा को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो आई होप आपको डिजी यात्रा के बारे में समझ में आया। अब इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 2-4 पॉइंट्स है जिसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इससे क्या होगा, जो पैसेंजर का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़ेगा, सिंपल वे में वो यहाँ पे ट्रैवलिंग कर पाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। जितने भी एयर ट्रैवलर्स होंगे वो आराम से, उनका ईजी एक्सपीरियंस रहने वाला है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है ना, कि जो भीड़ भाड़ होती है वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएंगी। पहले क्या हो रहा था, पर्सन टू पर्सन वाइज यहाँ पे पेपर की चेकिंग की जा रही थी, बहुत सारी चेकिंग की जाती है, बट अभी यहाँ पर डिजिटलाइज वे में सारा काम होगा, प्लस यहाँ पे सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। जो डिजी यात्रा सिस्टम है ना, इसमें यहाँ पर एक डिजिटल आईडी भी रहने वाली है। डिजिटल आईडी आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, और वो जो डिजिटल आईडी है
वो आधार के बेस पर रहने वाली है। तो मतलब सारा का सारा ऑथेंटिक डेटा का इस्तेमाल करने के बाद में इस पर्टिकुलर यात्रा की इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। क्लियर हो गया डिजी यात्रा के बारे में। तो छोटा सा आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा एयरलाइंस है उसके मामले में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो डिजी यात्रा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, कैसे इंप्लीमेंटेशन वगैरह हो रहा है, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये भी काफ़ी चर्चा में था, जागृति मैस्कॉट। अब ये जागृति मैस्कॉट क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट है, अगेन पीआईबी ने कवर किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। इसको भी आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से रिलेट कर पाओगे, प्लस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी यहाँ पे आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे इशू क्या है पहले समझते हैं। बेसिक मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो जागृति मैस्कॉट है, जागृति जो है बेसिकली यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। अब ये जो जागृति को लॉन्च किया गया है, ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के थ्रू। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कंज्यूमर्स को एम्पावर किया जाएगा, कंज्यूमर्स को कुछ पावर दी जाएंगी और कंज्यूमर्स को यहाँ पे अवेयर किया जाएगा, उनके प्रति एक जागरूकता फैलाई जाएगी कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं। क्योंकि उनके पास में, कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स है, बहुत सारे हक होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कंज्यूमर को उसके बारे में नहीं पता। आप हो, मैं हूँ, हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं। अब जिसको पता है वो उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को टैकल कर पाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को उनके राइट्स के बारे में नहीं पता है। तो अवेयरनेस फैलाने का काम यहाँ पे करने वाला है जागृति मैस्कॉट। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से समझ पाए हो। अब ये काम कैसे करेगा इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा पावर देगा, एक अवेयरनेस फैलाएगा उनके राइट्स के बारे में, प्लस अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन लेकर आएगा। प्लस यहाँ पे कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सकती है अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से। जैसे हमारे पास में देखो अलग अलग एक्ट हैं, प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जो प्रोविजन है ये बेसिकली कंज्यूमर के राइट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, कंज्यूमर के जो भी हक हैं उनका वोलेशन ना हो। उसके बाद हॉल मार्किंग, आपने देखा होगा सोने के ऊपर हॉल मार्किंग वगैरह की जाती है ना, उसके माध्यम से आप लोग पता लगा पाते हो चीज़ जो है, प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या कैसा है। देन उसके बाद में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ऐसे माध्यम से हेल्प की जाएगी। ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1915 है। फिर उसके बाद में कुछ प्रोविज़न है वेट और मेजर्स के लेकर, ठीक है ना, वेट और मेजर एक्ट को लेकर प्रोविज़न बनाए गए हैं। देन उसके बाद जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये भी वर्क करेगी, ये भी यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में चर्चा करेगी। प्लस यहाँ पे जो ये कंज्यूमर्स हैं उनको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल दिया जाएगा, उनको कोई परेशानियाँ होती हैं तो बेसिकली यहाँ पे उन परेशानियों का ये सुझाव ले सकें, उनको रिड्रेस करवा सकें, उसको लेकर भी यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस आप लोग को देखने को मिल जाते हैं जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब ये सारे एक्ट तो हैं, लेकिन क्या हम लोग को इसके बारे में पता है? काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो ये जो जागृति मैस्कॉट होने वाला है ना, ये काम करेगा कि कंज्यूमर के प्रति अवेयरनेस फैलाएगा कि भाई आपके पास में काफ़ी सारे राइट्स हैं, आपके साथ में कहीं पर भी बुरा व्यवहार होता है या आपके राइट्स का वोलेशन होता है तो आप इस प्रकार से इन राइट्स को टैकल कर सकते हो। तो ये हो गई जागृति की बात। अब जागृति मैस्कॉट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इसका इंपॉर्टेंस ये है, देखो सिंपल सी बात है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कंज्यूमर राइट्स के प्रति अवेयर करना। और यहाँ पर इसी वजह से इसकी जो टैगलाइन है ना वो है जागो ग्राहक जागो, ठीक है ना। तो ये इसकी एक टैगलाइन देखने को मिल जाती है। तो छोटा सा आर्टिकल था लेकिन इंपॉर्टेंट था। आगे आते हैं, क्योंकि जब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में चर्चा होगी ना तो आप लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कोड कर सकते हो, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन बन भी सकता है जागृति मैस्कॉट किस चीज़ से संबंधित है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से संबंधित है ना। जागृति किस चीज़ से संबंधित है, गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो यहाँ पे हेल्प कर सकता है ये। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। डिस्कशन करेंगे कार्डसा सैंक्शंस के बारे में, भारत की पावर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो भारत को देखते हुए अमेरिका ने अपने कानून के अंदर बदलाव किया है, अमेरिका ने अपने कार्डसा के अंदर बदलाव कर दिया। अब ऐसा क्यों किया वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है ना उसको दबा देना, जो हमारा टारगेट है उसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। एक छोटा सा सपोर्ट मिलता है और इसी सपोर्ट की वजह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर इस आर्टिकल को कवर किया था कि यूएस ने क्या किया, भारत के ऊपर कार्डसा सैंक्शंस लगाने से यहाँ पर उसको एग्जाम कर दिया है। अब यहाँ पे भारत के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगेंगे, ठीक है ना। जीएस पेपर 2 से आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे, सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। देखो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा मुद्दे के ऊपर लेकर चलता हूँ। एक पिक्चर यहाँ पे यूज़ किया था मैंने,
एक सेकंड, वो पिक्चर कहाँ गया? हाँ, ये वाला पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसमें पीछे जो है ये डिफेंस सिस्टम दिख रहा है। ये कौन सा सिस्टम है? ये है S-400, ठीक है ना। होता क्या है ये दुश्मन की मिसाइल को हवा में उड़ाने की ताकत रखता है। यह है S-400 सिस्टम। ये किसने बनाया है? रशिया ने बनाया है। अब देखो, रशिया का ये S-400 सिस्टम है और बहुत सारे देश चाहते हैं इसको परचेज़ करना, जैसे कि टर्की ने इसको परचेज़ किया, उसके बाद में चाइना ने भी यहाँ पर इसको परचेज़ किया, अब इंडिया भी यहाँ पर इसको परचेज़ कर रहा है। किस चीज़ को? S-400 सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पर इन कंट्रीज़ के लिए ये बहुत कारगर साबित होने वाला है। और इस S-400 सिस्टम को किसके थ्रू बनाया गया है? ये बेसिकली यहाँ पर रशिया ने बनाया है। अब देखो यहाँ पे ना अमेरिका आता है इस पूरे के खेल के अंदर। यूएसए क्या चाहता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये चाहता है कि कोई भी देश रशिया से ये वेपन्स को ना परचेज करें। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 कारण देखो, आज के टाइम पर तो आपको पता है रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका जो है रशिया को काफ़ी हद तक झुकाना चाहता है। नंबर 2 आपको जो देखने को मिलता है वो एक और चीज़ है। जब यहाँ पे अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हुए थे तो रशिया का एक इंटरवेंशन हुआ था, इससे जो बाइडन काफ़ी नाराज़ हैं। जो बाइडन बेसिकली रशिया से काफ़ी नाराज़ देखने को मिलते हैं। पता है तीसरा रीज़न यहाँ पे क्या है? 2014 की कहानी आपको याद होगी। 2014 में क्या हुआ था कि रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है उसको हथिया लिया था। अब क्रीमिया वाला रीजन जैसे ही यहाँ पर यूक्रेन का रशिया ने हथियाया, उसके बाद रशिया को G8 ग्रुप से निकाल भी दिया था। उसके बाद वो जो ग्रुप है वो G7 ग्रुप बनकर आया, ये भी आपको पता है। अब होता क्या है, इस दौरान भी यहाँ पे क्या होता है कि जो बाइडन रहते हैं, ठीक है, बराक ओबामा रहते हैं। बराक ओबामा जो बाइडन के अंडर में उस समय काम कर रहे होते हैं। तो जो बाइडन बेसिकली हमेशा से ही रशिया के अगेंस्ट में रहे, रशिया से नाराज़ रहे। और अब जो बाइडन बेसिकली पावर में है, जैसा कि आपको पता है जो बाइडन करेंट टाइम पर यूएस के प्रेसिडेंट हैं। तो जो बाइडन क्या चाहते हैं? बाइडन यहाँ पे चाहते हैं कि रशिया से कोई भी कंट्री हथियार को परचेज ना करे। रशिया की सरकार के पास में पैसा जो है वो नहीं जाना चाहिए, वो रेवेन्यू नहीं जाना चाहिए। बेसिकली ये यहाँ पर यूएस का पर्पज़ है। अच्छा, तो आप कहोगे तब भी अगर मान लो किसी ने परचेज़ कर लिया तो क्या होगा? अगर इतना कुछ करने के बाद भी तब भी कोई परचेज़ करता है, सपोज़ यहाँ पे टर्की ने परचेज़ किया, अगर कोई परचेज़ करता है, तब रशिया बोलता है कि भैया अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे कार्टसा के सैंक्शंस लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे? कार्टसा के सैंक्शंस। अच्छा, ये कार्टसा क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, कार्टसा की फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो यूएस का यहाँ पर यह एक्ट है। इस एक्ट के माध्यम से यूएस ने बोला है कि जो भी देश रशिया से कोई भी हथियार परचेज करता है, डिफेंस सिस्टम परचेज करता है, उसके ऊपर कार्टसा सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। अच्छा, केवल इसमें रशिया नहीं आता, रशिया के अलावा 2 कंट्रीज़ और आती हैं। कौन कौन सी आती है? यहाँ पे पहला तो आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थ कोरिया आता है, और फिर एक और देश देखने को मिलता है, वो कौन सा है? वो आपको ईरान देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रखना। तो अमेरिका बोलता है कि कोई भी देश अगर रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान से इन हथियारों को परचेज करता है, तो जो देश परचेज कर रहा है उनके ऊपर ये कार्टसा के सैंक्शंस लगाए जाएंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अभी इंडिया ने भी इस S-400 सिस्टम को परचेज किया, तो बिल्कुल डर ये था कि भारत के ऊपर भी कार्टसा के सैंक्शंस लग जाएंगे, भारत को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे न्यूज़ यही है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएस ने अपने लॉ के अंदर खुद चेंज कर लिया है। इन्होंने क्या किया? नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर लिया है, एक बदलाव कर दिया है। इस बदलाव से क्या होगा? भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। इंडिया बेसिकली यहाँ पे इंडिया को अलाउ कर दिया गया, भारत यहाँ पे आराम से रशिया के इस S-400 मिसाइल सिस्टम को परचेज कर सकता है बिना किसी अमेरिका के सैंक्शंस के डर के। अब अमेरिका के सैंक्शंस की डर की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आराम से जो है इस सिस्टम को परचेज कर पाएंगे। ऐसा खुद अमेरिका ने अपने कानून के अंदर बदलाव किया, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। तो मतलब कार्टसा के ऊपर छूट दे दी गई है, वेवर दे दिया गया है, इंडिया यहाँ पे इसको परचेज कर सकता है। और ये मैंने आपको बता दिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान से अगर कोई देश इन वेपन सिस्टम को परचेज करता है तो उसके ऊपर कार्टसा के सैंक्शंस लगाए जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो चेंजेस करने की पावर है ना, मतलब अपने लॉज के अंदर चेंज वगैरह कर सकते हैं, वो यहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट के पास में, और वो चेंजेस करे भी गए। तो आप यहाँ पे इंडिया की पावर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अमेरिका की भी मतलब आप दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के इस पर्टिकुलर पीरियड में जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
खासकर अगर हम लोग डिफेंस रिलेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल पाएंगे। और अगर अमेरिका जो है सेंक्शंस लगाता है इंडिया के ऊपर, तो सेंक्शंस लगाने की वजह से इंडिया और ऑब्वियस सी बात है यूएस के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे दो चांसेस हैं, या तो इंडिया रशिया के रिलेशन ख़राब होंगे, अगर हम अमेरिका की बात सुने रशिया से परचेज ना करें तो इंडिया रशिया के रिलेशन ख़राब होंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे आप देख पाओगे दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है यूएस की ना सुने तो इंडिया यूएस के रिलेशन ख़राब होंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे अब छूट मिल चुकी है, अमेरिका ने यहाँ पर इस एक्ट के अंदर बदलाव किया जिसके बेसिस पर हम लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पशन मिल चुका है कि हम लोग यहाँ पे इस वेपन्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना। और S-400 सिस्टम को रेगुलर बेसिस पर परचेज किया भी जा रहा है, और S-400 सिस्टम की हम लोग को ज़रूरत भी है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, ये ऑब्वियस सी बात है एक से एक बढ़कर दुश्मन बैठे हुए हैं, तो इनके लिए S-400 सिस्टम हम लोग को चाहिए ही चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये बात है साल 2020 की। टर्की के ऊपर सैंक्शंस ऑलरेडी लगा दिए गए थे क्योंकि टर्की ने भी यहाँ पर इस S-400 सिस्टम को परचेज़ किया था। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे सैंक्शंस लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, वो सारी बातें बताई गई, मैंने आपको सिंपल से टर्म में बता दिया है। अब ये जो लॉ के अंदर बदलाव किया गया, इसकी पावर मैंने आपको बताया यूएस के प्रेसिडेंट के पास में है, वो यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो मैंने जैसा बताया कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि करेंट टाइम पे इंडिया और यूएसए के जब आप लोग डिफेंस रिलेशंस को देखते हो तो डिफेंस रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार कर रहे हैं, काफ़ी सारे हथियार अमेरिका से यहाँ पे परचेज करता है भारत। ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया यूएसए के रिलेशन ख़राब होंगे, और इसकी वजह से इंडिया का जो झुकाव है ना वो बेसिकली यहाँ पर एशिया के अंदर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली I2U2 इनिशिएटिव के बारे में काफ़ी चर्चा की गई। अब I2U2 क्या है, बेसिकली इसके अंदर 4 कंट्रीज़ हैं। ये जो 2 आई है ना, इसका मतलब है इजराइल और इंडिया, और 2 यू है, इसका मतलब है UAE और USA। ठीक है ना। तो ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया है वेस्ट एशिया के अंदर ध्यान रखने के लिए। अब हुआ क्या कि अगर यहाँ पे सैंक्शंस लग जाते हैं भारत के ऊपर, ये काट सा सैंक्शंस, तो ये ग्रुप भी कमज़ोर हो जाता, क्योंकि इंडिया और USA के रिलेशंस अपने आप में ख़राब हो जाते हैं, ये ग्रुप भी वर्क करना बंद कर देता। उसका नंबर 3 पॉइंट क्या बताया गया, नंबर 3 पॉइंट के अंदर देखो मेंशन करने को मिलेगा क्वाड। जैसे I2U2 है ना एक इनिशिएटिव, वैसी एक दूसरा इनिशिएटिव भी है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके बारे में आपको पता होगा। क्वाड के अंदर भी ऑलरेडी 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और साथ ही साथ में USA है। तो यहाँ पे अगर इंडिया USA के रिलेशन ख़राब होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी आप लोग देख पाओगे कंसर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये क्वाड ग्रुप भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा अगर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इन ओवरऑल एस्पेक्ट्स को देखते हुए अपने लॉ के अंदर यहाँ पे बदलाव किया है अमेरिका ने, और यहाँ पे छूट दी है इंडिया को, और इंडिया के ऊपर ये जो डर था सैंक्शंस लगने का, अब वो सैंक्शंस नहीं लगेंगे। तो ये था पूरा ओवरऑल आर्टिकल। आई होप आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GS पेपर 3 डिफेंस से रिलेट कर पाओगे। Y3023 दूनागिरी के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आप ये आर्टिकल देखोगे लाइव मिनट का है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिफेंस के जो ज़्यादातर आर्टिकल्स हैं ना वो लाइव मिनट के अंदर काफ़ी अच्छे आते हैं। तो राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने Y3023 दूनागिरी प्रोजेक्ट को यहाँ पे दूनागिरी को बेसिकली लॉन्च करा था, इसी वजह से ये चर्चा में था। इस आर्टिकल को GS पेपर 3 से रिलेट किया जा सकता है, और ये सारे टॉपिक्स हमारे GS पेपर 3 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर ने Y3023 दूनागिरी को लॉन्च किया। अच्छा ये है क्या दूनागिरी, ये तो बताओ। दूनागिरी बेसिकली एक फ्रीगेट है। क्या है, एक फ्रीगेट है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये फ्रीगेट क्या होता है, आओ इसको समझते हैं। देखो जो हमारे लड़ाकू जहाज़ होते हैं ना, वो लड़ाकू जहाज़ बेसिकली 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है नंबर 1 कॉर्वेट, नंबर 2 फ्रीगेट, और नंबर 3 यहाँ पे डिस्ट्रॉयर। कॉर्वेट कौन से जहाज़ होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं, हालांकि इनके ऊपर भी काफ़ी सारे हथियार लगे हुए देखने को मिलेंगे। कॉर्वेट से बड़ा होता है फ्रीगेट, और फ्रीगेट से भी बड़ा होता है भयंकर डिस्ट्रॉयर। ठीक है ना। तो फ्रीगेट यहाँ पर मिडिल कंडीशन में आने वाला एक वॉरशिप नज़र आता है। तो ये जो INS दूनागिरी है ना, ये बेसिकली हमारे पास में चौथा फ्रीगेट आ चुका है। अभी जो फ्रीगेट है ये किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर में तैयार किया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17A। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करवाता हूँ। देखो 2 प्रोजेक्ट हैं, एक है प्रोजेक्ट 17A और दूसरा है प्रोजेक्ट 17, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम जब दूनागिरी की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 17A के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो जो INS दूनागिरी है बेसिकली,
सॉरी Y3023 जो दूनागिरी है, ये जो फ्रीगेट है, इसको प्रोजेक्ट 17A के अंदर में तैयार किया गया है। दूनागिरी जो नाम है ना, इस नाम से पहले भी हमारे पास एक फ्रीगेट हुआ करता था, जिसने यहाँ पे मतलब जिसको सर्विस से हटा दिया गया है फिलहाल। तो उसने काफ़ी सारे ऑपरेशंस वगैरह में, मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया था। उसी के नाम के बेसिस पर हमने वापस से दूनागिरी को लॉन्च किया है। अब मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट 17A की जो हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हम लोग टोटल 7 फ्रीगेट्स को बना रहे हैं। कौन कौन से फ्रीगेट्स हैं वो 7, तो आपको यहाँ पर ये नाम देखने को मिल जाते हैं। 7 फ्रीगेट्स, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे यार मैंने कुछ नाम मेंशन किए थे। हाँ, प्रोजेक्ट 17A के अंदर 7 फ्रीगेट्स हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी बन चुके हैं। INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, ये तीनों ऑलरेडी हमारे पास हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लोग उदयगिरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो उदयगिरी है ना, बेसिकली आपको चौथा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उदयगिरी के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, सॉरी दूनागिरी। उदयगिरी तो यहाँ पर तीसरा है। जो दूनागिरी की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, जो दूनागिरी है वो आपको चौथा देखने को मिलेगा। अभी इसी प्रोजेक्ट 17A के अंदर में 3 और यहाँ पे जहाज़ बनाने हैं। कौन कौन से? INS तारागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी। तो नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी और दूनागिरी, ये आपको 4 देखने को मिल जाएंगे जो कि तैयार हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर जो 3 है, इनको भी तैयार किया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन यह है कि इसमें खास बात क्या है। देखो, ये जो फ्रीगेट है ना, ये बेसिकली स्टील्थ क्लास फ्रीगेट है। ये सबसे मेजर पॉइंट है, ये ध्यान रखना। इस फ्रीगेट्स के अंदर, इन जहाज़ों के अंदर स्टील्थ वाला फीचर देखने को मिलेगा। स्टील्थ फीचर का मतलब यह है कि इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, ये रडार की पकड़ में भी नहीं आएंगे। रडार हर चीज़ को पकड़ लेता है, लेकिन रडार की पकड़ में भी यहाँ पर ये जहाज़ नहीं आने वाले। इतने अच्छे फीचर्स यहाँ पर इसके अंदर यूज़ करे गए हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत इस पर्टिकुलर जो 3023 दूनागिरी है, इसको यहाँ पे तैयार किया गया है। बाकी 3 ऑलरेडी हमारे पास हैं ही, और भी जो पूरे के पूरे 7 प्रोजेक्ट हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? यह है तरंगा हिल। तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे PIB का आर्टिकल है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। GS पेपर 2 से आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, और GS पेपर 3 से भी रिलेट कर पाओगे। इशू क्या है? मुद्दा यह है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है किस चीज़ को लेकर, कि तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड को यहाँ पे जो एक नई रेलवे लाइन है, इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो नई रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन के लिए एक अप्रूवल मिल चुका है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू। तो एक नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है, तो क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन में बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये नई रेलवे लाइन होगी, इसकी टोटल लेंथ कितनी होने वाली है? तो लगभग 116.65 किलोमीटर्स की टोटल रेलवे लाइन होगी। जो ये प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग 2026 से 27 तक कंप्लीट करेंगे। काफ़ी टाइम लगेगा, आने वाले टाइम पर इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। और जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलेगा, जब इस पर्टिकुलर रेलवे लाइन को बनाया जाएगा, तो इसमें लगभग बहुत सारे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, काफ़ी सारा रोज़गार जनरेट होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद में जो रूट है, ये कैसे जाएगा? देखो, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट से ये जाएगा, और फिर उसके बाद में जो गुजरात का यहाँ पे बनसकंथा है, उसके बाद में महेसना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तक आपको ये कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो रूट है बेसिकली ऐसे जाने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, तरंगा हिल से अंबाजी अबू रोड तक ये कनेक्ट होगा। इसके बीच में जो यहाँ पर हिस्से आते हैं, जिसके बीच में यहाँ पर एक कुछ जगह आएंगी, इन सभी जगह को भी यहाँ पे कनेक्ट करने वाला है, और इसी को लेकर ये चर्चा की गई है। तो ये रहा यहाँ पे तरंगा हिल से अंबाजी, फिर उसके बाद अबू रोड तक यहाँ पे रेलवे लिंक होने वाला है। 116.65 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रेलवे लाइन होने वाली है। इस रेलवे लाइन को बेसिकली अप्रूवल मिल चुका है। इससे टूरिज़्म वगैरह काफ़ी बढ़ेगा, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस को ये कनेक्ट करेगा। जो भी ट्रैवलर्स होंगे वो माउंट अबू, ठीक है, दिलवारा जैन टेम्पल, अंबाजी टेम्पल, स्पिरिचुअल सेंटर, फिर उसके बाद में प्रजापति, ब्रह्म कुमारी ईश्वरया विश्वविद्यालय, इन सब का थ्रू यहाँ पर मतलब उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। टूरिज़्म के अंदर एक बेनिफिट मिलेगा, टूरिज़्म के अंदर एक बूस्ट मिलने वाला है। पता नहीं क्या हुआ, वीडियो अचानक से रुक गया था, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं थम ना जाए वीडियो, कहीं यहीं पे काटना ना पड़ जाए, लेकिन चल गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टूरिज़्म को एक बूस्टअप मिलने वाला है इस पर्टिकुलर रेलवे लाइन से। अब ये जो रेलवे लाइन है, ये क्या करेगी? मैंने आपको बताया कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगी, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल हैं, पवित्र यहाँ पे स्थल देखने को मिलते हैं, पिलग्रिमेज साइट्स देखने को मिलता है, यहाँ पे कनेक्टिविटी आएगी। और कैसे कैसे कनेक्टिविटी होने वाली है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे। उसके बाद एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है स्टार्टिंग में, उसको मैंने अभी के लिए यहाँ पे रोका था, अब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये भी एक अच्छा आर्टिकल है।
तो यहाँ पे चर्चा की जा रही है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 के बारे में। तो हुआ क्या, बाली जो कि इंडोनेशिया के अंदर है, तो 23 से लेकर 28 मई के बीच में यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेट कर पाओगे। इशू क्या है, तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर रिस्क रिडक्शन 2022 ये यहाँ पर होता है, मतलब एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक बातचीत होती है इंडोनेशिया के अंदर में। और नाम से पता चल रहा है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर काम किया जा रहा है। जो डिजास्टर्स आते हैं उसको यहाँ पे कम करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है, डिजास्टर्स का ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े उसके ऊपर फोकस करने के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिस्क टू रिजिलियंस की तरफ बढ़ेंगे। रिस्क टू रिजिलियंस का मतलब क्या है, देखो रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, और मतलब कि मान लो कोई डिजास्टर रिस्क आता है तो उससे हम लोग कितनी जल्दी रिकवर हो पाते हैं। रेजिलियंस का मतलब क्या है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कि आप कितनी जल्दी रिकवर हो सकते हो डिफ़िकल्टीज से, आप कितनी जल्दी रिकवर हो सकते हो टफनेस से, ठीक है ना। जो परेशानियां हैं उससे कितनी जल्दी रिकवर हो सकते हो, वो बेसिकली रेजिलियंस के बारे में चर्चा करता है। तो जो रिस्क है ना उससे हम लोग रेजिलियंस की तरफ बढ़ सकते हैं, और यहाँ पर इसी को लेकर चर्चा की गई है। मान लो यहाँ पर कोई डिज़ास्टर आता है तो उस डिज़ास्टर में हम लोग किस प्रकार से वर्क करेंगे, उस डिज़ास्टर को कैसे रिड्यूस करने के ऊपर काम किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की गई है इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है इसकी पहली गैदरिंग हुई थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर। यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में ये कोई पहली मीटिंग हुई थी इस इंडोनेशिया बाली के अंदर में। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो फोरम है जहाँ पे बैठकर डिस्कशन किया गया है, इसका एक मेजर काम रहने वाला है कि जो हमारे पास में ऑलरेडी सेंदाई फ्रेमवर्क है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि डिजास्टर को कम करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसको मॉनिटर करने का काम करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो इसको मॉनिटर करने का काम करता है ये पूरा का पूरा ग्रुप। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म था ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो ये बातचीत हुई है इसके आउटकम क्या निकल कर आए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम लोग को ज़रूरत है को होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की, ठीक है ना, कि मतलब सभी लोग को साथ में लेकर जाया जाए, कोई भी पीछे ना रह जाए। उसके बाद में जो ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है ये बेसिकली यहाँ पे बात करता है कि देखो जो डेवलपमेंट है उसके कोर को लेकर यहाँ पे डिस्कशन करता है। प्लस देखो हमारे पास में टोटल अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, टोटल 17 गोल देखने को मिलता है जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है। अब उन गोल्स को अचीव करने के ऊपर भी यहाँ पे फोकस करता है। फिर उसके बाद में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से बड़े बड़े इवेंट्स होता है। ऑब्वियसली बात है पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है ना, बहुत बड़े बड़े डिजास्टर आ रहे हैं। तो उनको टैकल करने के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, उसको लेकर चर्चा की गई है। तो ऑब्जेक्टिव ओवरऑल यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का यही है, अगर हम लोग एक सिंपल टर्म में देखें, कि जो डिजास्टर रिस्क है ना इसको यहाँ पे कम किया जाए। कम कैसे कर सकते हैं, एनवायरमेंट के प्रति कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स उठा के एनवायरमेंट को वापस से रिकवर करके हम लोग यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इस पर्टिकुलर फोरम के अंदर। अब यहाँ पे क्या है ना कि देखो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। इन्होंने बोला कि देखो बिल्कुल कुछ बजट वगैरह एलोकेट किया जाएगा सेंटर और स्टेट लेवल पर, केंद्र सरकार राज्य लेवल पर, दोनों लेवल पर यहाँ पर जो है कुछ बजट वगैरह एलोकेट किया जाएगा। और वो जो बजट होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पे डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड की तरह काम करेगा। कि मान लो कोई डिज़ास्टर आता है, कोई यहाँ पे इवेंट होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो यहाँ पे उसके रेस्पॉन्स में किस प्रकार से हम लोग चीज़ों को सही कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है, कैसे हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ से टैकल कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे पैसा खर्च जाएगा। प्लस यहाँ पे बोला गया कि देखो हमें ज़रूरत है कि हम लोग कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। क्या है ना, करेंट टाइम पे जो गांव वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर आते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डिज़ास्टर को मात दे सकें, ऐसे काम किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बताया गया। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी कुछ करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग एक ट्रांसपेरेंसी के तरीके को अपनाने वाले हैं। यहाँ पे बोला गया कि जो ट्रांसपेरेंसी का मेथड है ना, इसको यहाँ पे और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज़ किया जा सके, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जा सके। इस बोर्ड के अंदर जितने भी लोग हैं, क्वालिटी के ऊपर काम किया जाए, है ना। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। तो ओवरऑल ज़रूरत यह है कि हम लोग क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करवा सकें। और वो रिलीफ देने के लिए ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। और इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्कशन भी हुआ है, जिसको हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया। ये मैंने आपको सिंपल से शब्दों में बता दिया डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है क्या।
इनका फोकस क्या है ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पे जो दुनिया भरी कंट्रीज़ हैं, ऑब्वियस सी बात है इनका भी मेजर फोकस ये है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी बर्बादी होती है तो उससे हम लोग जल्द से जल्द उभर सकें। तो हमें ज़रूरत है और हम लोग यहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाएं, इसको लेकर ये पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है। नाउ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर काफ़ी सारे और भी इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, मतलब जो भी डिज़ास्टर रिस्क उसको कम करने के लिए कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं। दुनिया भर की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक इनिशिएटिव है सेंदाई फ्रेमवर्क। सेंदाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया था थर्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तरफ। तो एक और कॉन्फ्रेंस, बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक मीटिंग हो रही है डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए। तो सेंदाई फ्रेमवर्क को लेकर आया गया था 2015 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स उठाने के बारे में चर्चा की थी कि हम लोग डिजास्टर को इस प्रकार से रोकने का काम करेंगे। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया दुनिया भर के लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव है। फिर उसके बाद में कुछ और इनिशिएटिव उठाए गए। क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर आया गया। यहाँ पे बोला गया कि हम लोग अर्ली वेदर वार्निंग्स दिया करेंगे। मान लो यहाँ पे वेदर ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा बारिश खूब होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, तो उससे पहले यहाँ पर कुछ अर्ली वार्निंग्स दे दी जाएंगी लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के अंदर में, ठीक है। कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, अर्ली वार्निंग वगैरह दी जाएगी ताकि लोगों को बचाया जा सके, उसको लेकर काम किया जाएगा, इसलिए स्टेप उठाया गया है। अब इंडिया कैसे अपने यहाँ पर डिज़ास्टर को मैनेज कर रहा है, तो भारत के अंदर भी डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव है। जैसे एक इनिशिएटिव है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी, जिसको CDRIs के नाम से जानते हैं। तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, हमारी सरकार है प्लस यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, प्राइवेट सेक्टर है, इन सभी लोगों का पूरा पार्टनरशिप है। इन सभी लोगों का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को मजबूत कर सकें और जो भी क्लाइमेट चेंज आ रहा है, डिजास्टर रिस्क हो रहा है, उस डिजास्टर रिस्क को टैकल कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। तो इंडिया को भी यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया के पास भी बेसिकली डिजास्टर को टैकल करने के लिए ये इनिशिएटिव देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारे पास में एक और इनिशिएटिव है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये आप लोग देख पाओगे। इसका प्राइमरी पर्पज़ है कोऑर्डिनेट करना नेचुरल और मैनमेड जो भी यहाँ पे डिजास्टर आता है, ठीक है ना, कोई नेचुरल प्राकृतिक तौर पर डिजास्टर आ गया, कोई मैनमेड डिजास्टर आ गया, तो यहाँ पे उसके रिस्पॉन्स में कोऑर्डिनेशन का काम करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है ना। ये कुछ पॉलिसीज़ प्लानिंग वगैरह लेकर आता है, कुछ गाइडलाइंस वगैरह लेकर आता है कि किस प्रकार से किस डिजास्टर को मैनेज करना है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। इंडिया के पास क्या क्या इनिशिएटिव्स है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो एक कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से सारे के सारे आर्टिकल्स क्लियर हो चुके हैं। ये सारे आर्टिकल द हिंदू के अंदर कवर नहीं करे गए हैं, अलग अलग सोर्सेज के अंदर कवर किए जा रहे थे, तो इसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलग से बताई गई हैं, ठीक है ना। नाउ इसी के साथ हम लोग करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।